गुड आफ्टरनून। बैठिए सर। हेलो। एक डीपीपी था। डीपीपी नहीं था। नहीं था। अच्छा। तो हमारी ईएमआई की शीट है ना। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। तो एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में जो आप सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। 14th नंबर, फोर्थ नंबर, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो पहले फोर्थ में क्या पूछना है? क्वेश्चन नंबर 4। ए लॉन्ग सोलेनॉइड जिसका रेडियस आर और करंट टाइम का फंक्शन है, तो सोलेनॉइड लॉन्ग है। इसका करंट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है I0 × T × 1 - T। ऐसा कुछ है ये। तो 0 से T टाइम, 0 से 1 सेकेंड। ईएमएफ के बारे में बात कर रहे हैं ना। डायरेक्शन ऑफ IR, इंड्यूस्ड करंट। अब अपन एक रिंग ले रखा है, उसका रेडियस तो इससे डबल है, और उसको रखा कैसे है? कोएक्सियल ही रखा है। तो ऐसे रख दिया रिंग। इसका रेडियस है 2R। अब अपन को इसमें इंड्यूस्ड करंट निकालना है ना। तो VR जो है, VR है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और IR है इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ऐसा कुछ हमसे बोला गया। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना चाहेंगे तो इसका फ्लक्स, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू इसका एरिया, एरिया वेक्टर हम ऊपर ले रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0 NI। तो इसमें आई क्या रखा है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल करंट दे रखा ना अपन को, लेंथ नहीं दिया है। ये करंट क्या है? आई किसके बराबर? टोटल करंट। चलो मान लेते हैं ये टोटल करंट है पूरी सरफेस का। तो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0 I/L, I0 T × 1 - T डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सोलनॉइड, करंट पर यूनिट लेंथ। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनटू πr²। ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया d∅/dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर μ0 I0 πr² अब ये t इंटू, तो ये आ जाएगा 1 - 2T। तो इसको VR का इंड्यूस्ड ईएमएफ -d∅/dt, तो ये आ जाएगा μ0 I0 πr² L
2t-1। अब इंड्यूस्ड करंट आएगा उसमें। अब आई आर की वैल्यू वी आर अपॉन आर हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस आई आर, वी आर अपॉन रेजिस्टेंस जो इसका होगा। अब अपन को इसका वैल्यू के बारे में पूछा ना, तो यहां से अपन को वी आर और आई आर में क्या पता लग रहा है? 0 से 1 सेकंड के दौरान डायरेक्शन में क्या फर्क पड़ा? टी का वैल्यू 0 से 1 रखा ना, तो फिक्स रहा डायरेक्शन, पॉजिटिव आएगा ना हमेशा ही। तो 0 से 1 सेकंड में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो अब इन्होंने जो जो ऑप्शन पूछा उसके अंदर देखना है, केस वाइज। हो रहा है ना? अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, 9 कौन पूछ रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग पूछा है ना, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर कैसे निकालने यही पूछ रहे ना। तो पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। साइन स्क्वायर किसका? पावर का। पावर के अंदर साइन स्क्वायर कटा हमारा, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यूं करें। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, तो उसको लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। तो 1/2 का एवरेज तो 1/2 हो गया, cos 2 थीटा का एवरेज 0, तो इसका एवरेज होता है 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा वाले टर्म उसका एवरेज हाफ कर लेना, साइन स्क्वायर वाला हटा देना, हाफ से गुणा कर लेना, बस हो गया। ठीक है फिर। अब आपने सवाल पूछा है 14 नंबर। 14 नंबर क्या है भाई, देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में ऐसा दे रखा है कि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है, वन साइड ओपन रेक्टेंगुलर लूप and a conductor C slides on the connector as closes. The connector has length L and the resistance R. It slides to the right with a velocity V. The resistance of the conductor and the self-inductance of the loop are negligible. The induced current in the loop as a function of separation R. इसमें करंट जा रहा है आई, और the connector has length L and resistance R. इसका लेंथ L है कनेक्टर के पास, और इसको राइट साइड में ले जा रहे हैं। हम तो अभी मांग ही नहीं रहे ना, देखते हैं क्या पर है, उससे हमें क्या काम है, अभी देखते हैं क्या होगा, पूछा क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अब इन्होंने लिखा है कि एज ए फंक्शन ऑफ सेपरेशन आर, तो किसी समय जब ये यहां पर है आर डिस्टेंस पर, तब बताना है। तो इस समय इसका बैटरी बन जाएगा एक,
तो सर्किट ये बन गया हमारा, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी, बीएलवी का बैटरी बन गया। तो यहां का बी चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर डी एल वी, ये बैटरी बन गया, इसका रेजिस्टेंस आर हो गया, ऐसा आ गया। The resistance of the conductor and this self inductor are negligible, ठीक है। Induced current in the loop as a function of R। तो अब इसमें निकालने में क्या दिक्कत है, R से डिवाइड करके नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या पूछना चाह रहे हो गया, कितना सीधा है। 21, 7 2 14, 7 21, 21। अब 21 देखते हैं। 21 में हमें ऐसा दे रखा है कि आर्म रेक्टेंगुलर कंडक्टर मूव फ्रॉम x is equal to 0 to x equal to 2b outwards and then inwards from x equal to 2b से x equal to 0 as shown in figure. A uniform magnetically perpendicular 0 to xb and identify the graph shown variation of different quantities with the distance। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटीज का डिस्टेंस के साथ में क्या हिसाब होना चाहिए। तो ईएमएफ का कैलकुलेशन की बात आ रही है। तो ईएमएफ के इलाके में जैसे पूरा इलाका ये है, उसमें से आधा इलाका मैग्नेटिक फील्ड का है, बाकी में नहीं है। तो जब इस इलाके से गुजर रहे होंगे, ईएमएफ तो तभी पैदा होगा बीएलवी के फॉर्मूले से। जैसे इसको क्रॉस कर जाएंगे तो इसमें फिर बीएलवी नहीं रहेगा, फ्लक्स नहीं चेंज होगा, है ना। तो ईएमएफ कांस्टेंट आएगा जब इससे चल रहे होंगे, बीएलवी एक ही स्पीड से जा रहे हैं ना। हाँ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को पार करेंगे तो ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो जो सेकेंड वाला ग्राफ है ईएमएफ का दिखा रखा है क्या, वो किसका हो, फोन में तो जो ग्राफ बना रखे बी वाला ऑप्शन। हाँ, तो बी जो सेकंड वाला, आपने जो 4 ग्राफ है ना ऊपर, ये वाला ग्राफ दिख रहे हैं बगल में, इनमें से बी वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो बीच वाले पीरियड में 0 दिख रहा है। बन गया बात, पहचान गए, ठीक है। फिर 25 में कुछ समस्या हो रही है, नहीं पता है तो अपनी मर्जी से ले लो। तो फिर अब बता देंगे क्या करेंगे। एक बार मैग्नेट है जो कि कंडक्टिंग लूप से पास करते हैं, ये मैग्नेट दिख रही है इतनी बड़ी, लूप से तो भिड़ जाएगी, पास किस करेगी, बराबर के बराबर के बराबर। कौन से कर्व से इंड्यूस्ड ईएमएफ को दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट कर्व के हिसाब से हमें देखना है। ये हमारा मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, तो इधर की तरफ भी जा रहा होगा, ठीक है। इधर ही एरिया वेक्टर ले लिया, तो कानूनन फ्लक्स हम पॉजिटिव मानते हुए ऐसे अंगूठा दिखाएंगे एरिया वेक्टर के। तो इधर से देखने से अगर क्लॉकवाइज आएगा तो मैं प्लस लूंगा, और उल्टा है तो माइनस कर लूंगा, है ना, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है, मुझे तो मालूम नहीं क्या होगा, सॉल्व करने से पता लगेगा। जैसे जैसे पास जाएंगे तो फ्लक्स बढ़ता जा रहा है,
तो डी फाइव बाई डी टी पॉजिटिव हो गया और ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, इसका मतलब माइनस का होगा, है ना, हमारे नियम के हिसाब से माइनस का आ रहा है, तो पहले माइनस का हो गया, फिर बाद में घट रहा होगा यूं, लास्ट में जब जा रहा होगा, पहले बढ़ रहा है, जब उस तरफ जा रहा है तो घट रहा है, जब घटने लगेगा तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो पहले नेगेटिव बनाऊंगा मैं तो, फिर बाद में पॉजिटिव बनाऊंगा। अब मुझे नहीं मालूम कि आंसर क्या दिया है, वही दिया है, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, वहां पर ऐसा, ठीक है, प्लस माइनस का मामला है। अब 30 पर चले। 30 में दे रखा है कि 10 ओम का 20 मिली हेनरी का कॉइल carrying a constant current is connected to a battery of this. Now after the switch is opened, the current becomes 0 in this much second. The average EMF induced in the coil is, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा 20 नंबर का, इसमें एक कॉइल दिया था जिसको डीसी सोर्स के साथ लगाया था, 20 वोल्ट का था, इसका एल भी है और इसमें आर भी है। वही तो बना रहा हूं, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। अच्छा, वो प्रिंटिंग एरर यहां पर, क्वेश्चन नंबर प्रिंटिंग एरर, ठीक है। एक 10 ओम बोले तो इसका 10 ओम है, इसका एल दिया हुआ है 20 मिली हेनरी, ऐसा दिया हुआ है, इसमें कांस्टेंट करंट जा रहा है, तो ये 20 है, ये 10 है, तो कांस्टेंट करंट आ गया भाई 2 एम्पियर, स्टेडी स्टेट आ गया ना, तो 2 एम्पियर करंट आ गया, ऐसा इसमें से जा रहा था। अब इसके स्विच को ओपन कर दिया, यहां कोई स्विच वगैरह लगा रखा होगा, तो स्विच को ओपन किया, तो आपने कभी देखा होगा जिस लूप में इंडक्टेंस होता है, अगर आप उसका स्विच ओपन करते तो वहां स्पार्किंग होती है ना, वो जो स्पार्किंग होती है उसमें एयर भी कंडक्ट करती है, मतलब अचानक से जीरो नहीं हो सकता ना करंट, थोड़ा टाइम लेता है वो, तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस स्विच के पॉइंट के क्रॉस आ जाता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस स्विच के पॉइंट के क्रॉस आ जाता है, जिससे वहां पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, जिससे एयर आयोनाइज हो जाती है, जिससे स्पार्किंग हो जाती है ना। ऐसा स्विच ओपन करते हैं तब देखते हैं हम। तो इसमें 2 एम्पियर का करंट था और अचानक से ये करंट जीरो हुआ, तो ये क्या कहना चाहते हैं आप, हमको ये बताओ कि एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कॉइल में ईएमएफ का फार्मूला क्या है, एल डी आई बाई डी टी। कोई अगर हमसे एवरेज कह देता है तो एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी कर देते हैं, तो क्या इसमें रखूं वैल्यू, जीरो हो गया करंट, टाइम दे दिया, एल दे दिया, आंसर आ गया, आ गया क्या, क्या रह गया फिर, हो गया। 33, a coil is placed in time varying magnetic field, the number of turns in the coil were to be halved and radius to be doubled,
The electrical power dissipated due to the current induced in the coil would be. Assume the coil to be short circuited. टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखा हुआ है, तो उसमें जो बात आ रही है पावर डिसिपेटेड, तो इसका पावर डिसिपेटेड होगा आई स्क्वायर इंटू इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आ गया। अब आई जो होता है वो ई बाय आर, तो इसको ई स्क्वायर बाय आर लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और ई होता है डी फाइव बाई डी टी, और डी माइनस साइन तो वैसे हटा लेंगे, तो डी बी बाई डी टी इंटू इसका रेडियस स्मॉल आर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, है ना, वो यहां रख देते हैं। तो पावर का फॉर्मूला आ गया ई डीबी बाई डी टी का स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब इसका जो रेजिस्टेंस है, क्या रो एल बाई ए लिखूं, 2 पाई आर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। है, अब इसमें एन भी है क्या, तो फिर ईएमआई में एन भी आएगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहां पर एन स्क्वायर आ गया, फिर यहां पर भी एक एन आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस में। अब क्या हो रहा है देखो, तो यहां पर आर का क्यूब आ रहा है ना ऊपर, स्मॉल आर क्या लिखा है मैंने, वायर का रेडियस ही तो लिखा है, सर्कल का रेडियस नहीं चेंज किया। कहाँ लिखा है ऐसा, अच्छा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया में हटाएं, एरिया ऊपर ले जाएं, तो उसका रेडियस मान लेते हैं पाई इंटू ए स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया का रेडियस ए मान लिया, ये वाला रेडियस है, रो एल बाय वही काम आएगा और तो कहीं काम ही नहीं आएगा। तो अब अपन ने क्या किया, क्रॉस सेक्शन एरिया रेडियस को और एन को डबल करने से 4 गुना हो गया, 2 टाइम्स रह जाएगा। हमने ये किया कि इसकी रेडियस, ये वाला आर तो चेंज हुआ ही नहीं, इसलिए इसका तो रोल रहा ही नहीं। ये तो एन तो यहाँ काउंट कर लिया ना, एन में काट दिया। देखो ईएमएफ में एक एन आया था, वो यूज कर लिया, और लेंथ में एक एन काट दिया, तो वो एक एन बच गया ना, है ना। तो अगर अपन ने नंबर ऑफ टर्न्स किया आधा, नंबर ऑफ टर्न्स आधे कर दिए और रेडियस को डबल कर दिया, वायर का रेडियस डबल किया है, लूप का रेडियस नहीं किया। अच्छा, लूप वाला करते तो क्या होता, अगर ये आर से आर काटे, आर क्यूब आया ना, ऊपर आर क्यूब आया और वो ऊपर एन आया, तो लूप का रेडियस अगर अपन डबल करते हैं और उसको आधा करते हैं,
तो फिर 4 गुना हो गया ना n। फिर उससे आंसर आ रहा है। यहाँ पे वायर का रेडियस का मतलब लूप का रेडियस है। ठीक है, नहीं कि उसके वायर के रेडियस। क्रॉस सेक्शन वाले रेडियस नहीं कर रहा है, लूप का रेडियस चेंज कर रहा है। ठीक है, कौन समझाएगा एग्जाम में जाके? वायर का रेडियस चेंज किया तो मतलब क्या समझोगे? वायर जिस सर्कल में उसका रेडियस चेंज कर दिया वही। अब देखो, ये तो एग्जाम वालों ने बोल दिया जो बोलना था। एग्जाम का रिजल्ट भी दे दिया, सॉल्यूशन भी दे दिया। ये आंसर है, ये क्वेश्चन है। अब आप समझो जो समझो। ठीक है, समझ के बाद इक्वेशन तो यही है, इंटरप्रिटेशन का फर्क है। और बताइए, कुछ कहना चाहते? ऐसा मान लेना कि कॉइल जो है उसके दोनों एंड आपस में जुड़े हुए हैं, बस शॉर्ट सर्किट मैंने जोड़ना। जैसे ऐसे बहुत सारे टर्न होते हैं ना, तो उनको आपस में ज्वाइन किया लास्ट में कंप्लीट लूप किया। लूप कंप्लीट करना मतलब। ठीक है, और इसके आगे कुछ? 42। अभी ये थोड़ा एसी वाला पढ़ेंगे, उसके बाद समझ में आएंगे। ठीक है, अभी छोड़ सकते हैं। और हो गए बाकी सारे? ठीक है, कंप्लीट। चलो अगली बार क्या करोगे? हाई लेवल प्रॉब्लम्स। हाई लेवल प्रॉब्लम्स हैं आपके पास 17, देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो अपने क्लास में हमने शुरू करना था नया चैप्टर ना। ट्रांसफार्मर तो पढ़ ही लिया था, अब अपन एसी पढ़ लेते। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। बताइए। अच्छा, अभी मैं इस क्लास के बाद बात कर लूंगा, रुक जाएंगे तब तक बच्चे तो। उनकी क्लास चल रही है अभी। मैं तो ले सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ले सकते हो? हाँ, ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? मैं ले लूंगा। क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरा कोई क्लास है? कब है? ऐसे कुछ मैंने तो कब कहा? इधर आओ भाई, अपन चैप्टर पढ़ रहे थे एसी। देखो, एक होता है डीसी। डीसी क्या होता है? करंट विच फ्लोज इन फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। हिंदी भाषा में सीधा करंट।
जब करंट एक ही दिशा में बहता है, अपनी दिशा नहीं बदलता है, तो ऐसे करंट को डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायरेक्ट बोले तो सीधा, डायरेक्टली मुझसे बात करो, उनसे मत करो, सीधा मुझसे बात करो, ऐसे बोलते ना, वही वाला सीधा। अब ये करंट जो है, सीधा करंट कैसा हो सकता है? एक तो ऐसा रह सकता है, फिक्स, ऐसा हो, करंट वर्सेस टाइम। और क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है। फिर और कैसा हो सकता है? तो ये तो हो गया कांस्टेंट डीसी। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग डीसी। ऐसा इंक्रीजिंग का भी हो सकता है, पीरियोडिक डीसी। ये करंट अपनी वैल्यू तो बदल रहा है, वैल्यू बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, दिशा बदलने में दिक्कत, बहना एक ही तरफ चाहिए। अगर ऐसा है तो डीसी है। हमने ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बना रखे हैं जिनमें दूसरी दिशा में करंट जाएगा तो उनका व्यवहार बदल जाता है, जिनका परिचय अभी हुआ नहीं है। कैपेसिटर के लिए इधर करंट आए उधर करंट आए, वो तो सबके लिए एक जैसा है। रेजिस्टेंस भी इधर से करंट आए उधर से करंट आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडक्टर के लिए भी कोई दिशा का फर्क नहीं पड़ता। तीनों सदस्य जो है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं करते। पर और भी आगे सदस्य आते हैं, जो इधर वालों के लिए कुछ और है, इधर वालों के लिए कुछ और है। वो सर्किट में लगे होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो डीसी करंट एक दिशा में बहने वाला करंट। फिर आता है एसी करंट। व्हेन करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन रेगुलरली जो लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है, उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको कहते हैं अल्टरनेट। तो जो जो प्लस माइनस करता रहता है बार बार, अल्टरनेट करता रहता है, तो ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में मेन बात है डायरेक्शन चेंज होना। अल्टरनेटिंग करंट भी बहुत तरह का हो सकता है। कैसा हो सकता है? ये सबसे कॉमन ये वाला है, साइन करंट है ना, अल्टरनेटिंग साइन करंट, साइनोसॉइडल करंट। फिर ऐसा भी हो सकता है, स्क्वायर वेव। ऐसा हो सकता है।
बहुत तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से करंट जो है अपनी दिशा लगातार बदलता रह सकता है। जो भी करंट लगातार दिशा बदलता रहता है वो एसी है, भले वो किसी भी शक्ल का हो। ग्राफ में, ग्राफ अलग अलग तरह का है ये। अब अपन इसमें इनको मेजर करने के लिए कोई डिवाइस लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी बात करते हैं। अगले पेज पे जाते हैं। हो गया ना नोट? क्या इतना धीरे धीरे? हो गया ना? अब देखो इसमें जब चीजें बदलती रहती है ना, हर समय बदलती रहेगी। जैसे अपन अपना घरों के करंट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो हमारे घर में वोल्टेज आता है, अपने घरों का जो वोल्टेज होता है उसके बारे में हमने सुन रखा है कि घर में 220 वोल्ट आता है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ऐसा हम जानते हैं कि घर में एसी करंट आता है भाई, इतना वोल्टेज रहता है और इतना। जब हम इसके वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि वोल्टेज का, इसमें कई शब्द अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि चीजें बदल रही है ना, इसलिए बदलने में कई चीजें नापी जा सकती हैं। तो एक आता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इसका मतलब हो गया कि वोल्टेज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। दूसरे तरह का आएगा कि एवरेज वोल्टेज। जनरली कुछ नहीं कहते तो एवरेज का मतलब एक साइकिल का एवरेज, पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो उसका एवरेज क्या है। फिर एक आता है पीक वोल्टेज, सबसे ज्यादा वोल्टेज क्या है। फिर एक आता है आरएमएस वोल्टेज। तो जब चीजें बदलती रहती है तो फिर उसके नापने के लिए पैरामीटर भी बहुत सारे हो जाते हैं। डीसी करंट में सीधा था 2 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है ना, अपने सवालों में ऐसा था। या फिर कैपेसिटर वाले में टाइम के फंक्शन में आता था कि टी इक्वल टू जीरो पे इतना है, इन्फिनिटी पर इतना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म्स में निकाल लेते थे। वहां पर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करते थे, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहाँ पर हम जानते हैं कि कोई एवरेज पूछ लेगा तो एवरेज वैल्यू तो जीरो है। जितना प्लस का है उतना माइनस का एवरेज। घर में एवरेज वोल्टेज जीरो आता है, गवर्नमेंट जीरो वोल्टेज देती है। हाँ, न्यूज़पेपर में।
सरकार की तरफ से घरों में आ रहा है एवरेज वोल्टेज 0। अरे सरकार तो गलत काम कर रही है। पहले तो लोगों को सुना हमने 220 आता था, ये 0 कैसे आ गया? पढ़ा लिखा पत्रकार पहुंच गया, ऐसी हेडिंग बना दी। उसके मैनेजर को नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिख दिया ये। घरों में एवरेज वोल्टेज 0 थोड़ी जा रहा है, कुछ तो जा रहा है। 220 आता है साहब, उस साइन का ग्राफ होता है, इसका एवरेज वोल्टेज 0 होता है। तो घर में तो 0 आ रहा है। अच्छा, घर में 0 आ रहा है, ये फिर 220 क्या था? क्या ये इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस तो 220 कैसे होगा साहब, चेंज होता रहता है। बोले पीक होता है क्या? फिर पीक तो नहीं होता। तो ये बोलते हैं कि आरएमएस वोल्टेज होता है। ये आरएमएस क्या होता है, ये तो समझ में नहीं आएगा, जनता को नहीं समझ में आएगा। तो आरएमएस वोल्टेज घर में आता है 220। पीक वैल्यू जो होता है वो इसका √2 टाइम्स होता है। 220 √2 वोल्ट। तो घरों में जो वोल्टेज पहुंचता है वो कुछ इस तरह से रहता है। 220 को √2 से गुणा करेंगे तो 311 के आसपास आ रहा होगा। कितना आ रहा है? 311 ही आ रहा है। तीन सौ ग्यारह अच्छा लग रहा है मुझे। तो जिस दिन पत्रकार ने न्यूज़पेपर में छापा कि 0, सरकार तो एवरेज 0 वोल्टेज देती है, सारे जनता पागल, मैनेजर पागल, ये क्या लिख रहे हैं। ठीक है, मैं अगले दिन सही खबर छापूंगा। घरों में आ रहा है मैक्सिमम वोल्टेज 311 वोल्ट। अच्छा, पहले तो 220 ही आता था। बढ़िया सरकार है, 311 दे रही है। इस तरह का एक बार संसद का वो प्रोग्राम भी है जिसमें ये होता है कि डैम से जो बिजली निकालते हैं ना, जैसे डैम से पानी गिरता है और फिर उससे टरबाइन घूमता है, उससे अपन बिजली पैदा करते हैं। तो वहां पर पॉलिटिशियन क्या बोल रहे हैं कि साहब ये लोग तो बिजली, मतलब पानी डैम में भर के उसमें से बिजली निकाल लेते हैं और बचा हुआ पानी खेता किसानों को दे रहे हैं। ये तो जैसे दूध में से मक्खन निकाल लिया सीधे दूध दे रहे हैं, घाटा कर रहे हैं तो करके वीडियो मिल जाएगा रिकॉर्ड। अब तो जमाना यूट्यूब का है, वो आपको वीडियो मिल जाएगा, ढूंढेंगे ना। लालू यादव बोल रहे हैं शायद, याद करना पड़ेगा, दो लोगों ने बोला है, एक तो वो है। तो भोली जनता से वोट ऐसे ले लेते। अच्छा, हम हमारे पानी में से बिजली तो निकाल लिया, फसल कैसी होगी बड़ी, इसीलिए हमारी फसल खराब हो रही है, इन्हीं को वोट देंगे हम, हमारा ध्यान रख। तो 311 जो है कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम वोल्टेज है, जबकि लोग कहते हैं 220 ही होता है ना, 220 आरएमएस वोल्टेज होता है। अब देखो इंस्टेंटेनियस की बात करें तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी, तो टाइम पीरियड क्या होता है? 1/50, तो 2/100, तो 0.02। तो टाइम इतना छोटा है कि इतना इंस्टेंट तो कोई सोचता ही नहीं है। 0.02, 0.01, 1 सेकेंड में 100 बार इधर उधर हो जाता है करंट। किस इंस्टेंट पे जानना चाहते हो? 100 बार इधर, 100 बार इधर, 100 बार दिशा बदल लेता है विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड कितना होता है? घड़ी इधर का टिक इधर हुआ, इतने में सर्किट में करंट 100 बार इधर उधर हो गया। तो ऐसी चीज का तो क्या इंस्टेंटेनियस लोगे? कोई नहीं लेगा। तो लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस तो 0 है, घरों में एवरेज करंट 0 आता है।
एवरेज वोल्टेज जीरो आता है। तो इसका महत्व तो नहीं है, ये भी हमारे इंटरेस्ट का नहीं रहा। किस इंस्टेंट पे जानोगे आप, यही हमारा फेमस है। तो जब भी कभी कोई वोल्टेज, कोई करंट सीधा सीधा बोलता है, आगे कुछ बोलता नहीं, तो वो आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है, वोल्टेज के बारे में। पावर के बारे में कोई बोलता है तो वो एवरेज होता है। पावर तो एवरेज होता है, करंट और वोल्टेज तो आरएमएस होता है, जब तक कुछ कहते नहीं। ठीक है, अगर हमने एसी करंट आ रहा है और उसमें अमीटर को लगा दिया कि भैया नाप के बताओ, तो अमीटर कहता है कैसे नापे, इधर उधर बार बार ही तो घूम रहा है। पॉइंटर को तो सोचता रह जाता है। करंट 100 बार इधर हो गया तो पॉइंटर जानने की सोचता है, इतने में 1 सेकंड में 100 बार तो इधर उधर हो गया, तो पॉइंटर न इधर जाता है न उधर जाता है। ये कहता है जीरो रीडिंग। अगर एसी कोई सोर्स है, उसके आगे वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर भी सोचता है अब मैं क्या बताऊं, इतनी बार चेंज होता है, जीरो रीडिंग। तो हमारे जो डीसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर उनको एसी में लगा दोगे, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस्ड है, वो कहते हैं टॉर्क बराबर बिना साइन थीटा, है ना। टॉर्क बिना साइन थीटा क्या आता है उसमें, यानी टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई आता है। तो आई चेंज होता है तो टॉर्क चेंज होता है, तो आई बदलता रहता है तो टॉर्क बदलता रहता है, तो ये घूम ही नहीं पाता है, इतना तेजी से बदलता है कि वो घूम नहीं पाता है। तो जो, तो हम ये कह सकते हैं कि डीसी वोल्ट मीटर, डीसी अमीटर गिव्स नो रीडिंग या जीरो रीडिंग इन एसी, दे आर यूजलेस। अब करंट कितना भी ऊंचा नीचे कर लो, ये तो हमेशा जीरो बताएंगे, है ना। 220 का 240 कर लो तो भी जीरो बताएगा, 2000 कर लो तो भी जीरो बताएगा। तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट रद्दी हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं डीसी वाले, वो एसी के काम के नहीं है, चेंज करने पड़ेंगे। तो फिर हम दूसरे तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं डीसी के अंदर, सॉरी एसी में, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ऐसा है कि करंट इधर जाए या उधर जाए, गर्म तो करेगा ही। गर्म करना उसकी मात्रा पे निर्भर करेगा। हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वोल्ट मीटर अमीटर एसी वाले, और ये हमें क्या देते हैं, गिव्स आरएमएस वैल्यूज। हीटिंग इफेक्ट में आई स्क्वायर आर, है ना, रेट ऑफ हीट जनरेशन आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर का एवरेज से निकाल के आई आरएमएस आ जाता है। तो कहने का मतलब ये कि आरएमएस वैल्यू बताते हैं ये, उसकी तरह ये होते नहीं, क्योंकि उसमें एक बात होती है कि बराबर डिस्टेंस पे बराबर नंबर होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे चलता है। इसका इंस्ट्रूमेंट स्क्वायर के नियम से चलता है। तो पहले वाला डॉट यहां लगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो जैसे 1 2 3 4 ऐसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है, इक्वल स्पेसिंग नहीं होती। पॉइंटर के जो स्पेस होते हैं वो बराबर मात्रा में नहीं होते हैं, क्योंकि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा है यहाँ पर, अब बिना साइन थीटा नहीं बैठ रहा है। तो इसलिए यहां पर क्या हो रहा है कि स्केल अनइवन है, बढ़ते क्रम में है। जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 4 ये तो बराबर की स्पेसिंग में एक एक अंतर है, पर उनका स्क्वायर का अंतर बराबर का नहीं है। 1 से 2 का स्क्वायर जितना बड़ा है, 2 से 3 का स्क्वायर उससे ज्यादा बड़ा है।
3 से 4 का स्क्वायर उससे ज्यादा बड़ा है, तो गैप बढ़ता जा रहा है। तो इस पॉइंटर में भी गैप बढ़ता जाता है ना। तो इस तरह से हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं, और उनका मीटर कुछ ऐसा होता है, आरएमएस वैल्यू दिखाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करने हेतु एचसीवी का अध्ययन करें। इतनी जानकारी हमारे चैप्टर के काम की। उसके इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं, हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं, आरएमएस वैल्यू देते हैं, पॉइंटर थोड़े वैसे होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब मैं एसी सोर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। एसी की वैल्यू ऐसी हो गई, और एसी सोर्स के बारे में बताते हैं वो क्या होता है। एसी सोर्स, जो एसी सोर्स होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है जनरली। मतलब बहुत सारे केसेस में अलग भी हो सकता है, पर ये जनरल केस बना रहा हूं। हम जो बिजली पैदा करते हैं उसका ये सैंपल है ये। मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को घुमाया जाएगा, इसके बहुत सारे टर्न्स होंगे, इससे इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ पैदा होगा। दोस्तों पढ़ चुके हैं अपन ईएमएफ चैप्टर में। तो अपन ने फ्लक्स पढ़ा था, बी ए कॉस ओमेगा टी। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो इंटू एन आ गया, डी फाइव बाई डी टी। तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस साइन, तो ईएमएफ माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो उसकी वैल्यू आ गई एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो जो ज्यादातर केस में हम एसी पैदा करते हैं उसका तरीका है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो वस्तुओं में एनर्जी दिख रही है उसको खर्चा लेके पाइपलाइन में इलेक्ट्रॉन को भगाते, इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी पहुंचाते, फिर वो बांटता है, उससे बिजली जलती, पंखा चलता है। तो ये हमारे पास एसी सोर्स हो गया। ये बिल्कुल अलग तरह का हो गया। जो डीसी वाला था वो केमिकल एनर्जी, बैटरी बैटरी होती थी, है ना, केमिकल से एनर्जी कन्वर्ट करता था। ये दूसरे तरह से कर रहा है। तो सोर्स भी हमारा चेंज हो गया, मीटर भी हमारे चेंज हो गए। मीटर वो काम नहीं करेंगे, सोर्स ऐसा हो गया। इस एसी सोर्स को सिंबॉलिकली ऐसा दिखाएंगे। अब सर्किट में कैसे दिखाएंगे एसी सोर्स? सर्किट में बैटरी की जगह ये चित्र आ जाएगा, सिंबल भी चेंज कर दिया। बैटरी बैटरी नहीं दिखाएंगे, बैटरी डीसी सोर्स है और ये एसी सोर्स। आपने करंट सोर्स का तो चिन्ह देखा था, तीर का निशान, एक दो सवाल में आया ना, करंट सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स, उसको एरो के निशान से गोल ऐसा बना होता है। ये निशान है तो ये एसी सोर्स हो। ठीक है, बीच में साइन वाला निशान है। तो ये एसी सोर्स के संबंध में बात हो गई। इसके आगे बढ़ते हैं हम, ये बात नोट हो गई। अब हमने ये जाना है कि हमारे लिए इंटरेस्टिंग जो वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है। इस तरह की वैल्यू, जैसे पावर में एवरेज वैल्यू है और करंट वोल्टेज में आरएमएस वैल्यू है। तो ये होती क्या है, थोड़ा सा इनकी जानकारी बता देते हैं। तो एवरेज वैल्यू के बारे में कुछ बातें बताते हैं। कोई भी क्वांटिटी जो टाइम के साथ वेरी करती है उस क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू, कोई क्वांटिटी जो टाइम का फंक्शन है उसका एवरेज वैल्यू इंटीग्रल एफ टी टी
अपॉन इंटीग्रल dt, ये हमने बचपन में पढ़ा है, बोले तो 11वीं में पढ़ लिया था, है ना। तो ऐसा हम पढ़ के आए हैं पहले से ही, हमें पता है सब। एवरेज हमेशा किसी इंटरवल का होता है, तो ये किसी T1 से लेकर T2 तक एवरेज बताने से पहले बताना पड़ता है कब तक का। इसका पता हमें कब चलता है, जब वो एक सवाल हमारा गलत होता है। पूरे चैप्टर में बोलते नहीं एवरेज कब निकालना है, ऐसे मान के चलते हैं एक साइकिल का एवरेज निकालना है। फिर किसी दिन पूछते हैं कि इस इंटरवल का एवरेज बताओ, तो फिर समझ में आता है कि अच्छा अब तक क्या कर रहे थे, पहले तो कभी लिखा हुआ नहीं है। तो जिस दिन लिखा आएगा उस दिन समझ में आता है, नहीं लिखा होता तो साइकिल है, एक साइकिल मान लिया जाएगा। तो एवरेज वैल्यू वैसे तो इंटरवल के हिसाब से पूछी जाएगी, इस इंटरवल में एवरेज बताओ, तो T1 से T2 के दौरान एवरेज वैल्यू क्या रही इस फॉर्मूले से दी जाएगी। ठीक है, तो एवरेज का तो फॉर्मूला हो गया, पहला पॉइंट तो इसका फॉर्मूला हो गया जो मैं कहना चाहता हूं, जो आप पहले से जानते हैं। अब मैं दूसरा पॉइंट कहना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट ये है, एवरेज का सम का एवरेज होता है। इसको मतलब को समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि फंक्शन जो है एफ जो है जी और एच का सम है, ठीक है। फंक्शन एफ जो है जी और एच का सम है, तो इसका एवरेज इनके एवरेज का सम होता है। दिस फंक्शन इज सम ऑफ दिस फंक्शंस। तो जो जो कुछ फंक्शन का सम है उसका एवरेज एवरेज का सम है ना। एफ इज सम ऑफ जी एंड एच, तो एवरेज ऑफ एफ इज सम ऑफ एवरेज ऑफ जी एंड एच। ये तो ऑब्वियस है, इंटीग्रेशन में वहां रख देंगे इसको, उसी फॉर्मूले से डिराइव हो जाएगा ये, क्योंकि इंटीग्रेशन को तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ऐड होने वाली टर्म का एवरेज, जो रिजल्ट है उसका एवरेज एवरेज का सम होता है। ठीक है, सम का एवरेज एवरेज का सम होता है। एवरेज का सम का एवरेज होता है, एवरेज का सम का एवरेज हो रहा है। ठीक है, तीसरा एक और फॉर्मूला एवरेज के बारे में बताता हूं, जिसका कोई उपयोग हो तो। अगर मेरे को कोई एक इंटरवल का एवरेज पता है, दूसरे इंटरवल का एवरेज पता है, तो ओवरऑल इंटरवल का एवरेज क्या रहा। जैसे मान लो किसी विद्यार्थी के बारे में ये बताया जाए कि भाई उसका पहले और दूसरे टेस्ट का एवरेज रहा 60 नंबर, दूसरे और तीसरे टेस्ट का एवरेज नंबर रहा 40 नंबर। गलत बोल गया, पहले और दूसरे का रहा 60, तीसरे और चौथे का रहा 40। तो 1 से लेके 4 तक पेपर का एवरेज कितना रहा, तो उसको कैसे निकालेंगे, ये वाली बात आ रही ना। वैसे ही यहां पर बात करना चाह रहे हैं। तो एक इंटरवल का एवरेज पता है, तो ओवरऑल क्या एवरेज होगा। तो उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि एफ एवरेज ऑफ फंक्शन 0 to t, तो एफ एवरेज 0 to
इंटू T1 प्लस एफ एवरेज T1 टू T इंटू T माइनस T1 डिवाइडेड बाय, ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं कि एफ एवरेज, ओवरऑल एवरेज, F1 एवरेज इंटू T1 प्लस F2 एवरेज इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। अगर आपको एक इंटरवल का एवरेज पता है, दूसरे इंटरवल का एवरेज पता है, तो उसका यूज करके ओवरऑल इंटरवल का एवरेज निकाल लें। अच्छा, मैंने एक सवाल अभी पूछ लिया था, बीच में गलती से सवाल बन गया था कि पहले और दूसरे टेस्ट का एवरेज 50 है और दूसरे और तीसरे टेस्ट का एवरेज 30 है, तो तीनों टेस्ट का एवरेज कैसे निकालोगे? पहले और दूसरे का 50 है, दूसरे और तीसरे का 30 है मान लो, तो फिर तीनों का एवरेज क्या होगा, कैसे निकालोगे? देखो ऐसे निकालेंगे ना, पहले टेस्ट के नंबर x, दूसरे टेस्ट के नंबर y, तीसरे टेस्ट के नंबर z, तीन टेस्ट हो गए ना। अब पहले दोनों टेस्ट का एवरेज आए तो वो कितना दिया हुआ है, 50, तो 50 बराबर क्या लिखोगे, x प्लस, अगर दोनों टेस्ट बराबर नंबर के तब तो वैसा आ जाएगा, कम ज्यादा नंबर के, पहला पेपर 60 नंबर का था, दूसरा इतना था, फिर हिसाब लगाना पड़ेगा, अपन बराबर वाला सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा x प्लस वाई बाई 2, और फिर 30 से मान लो दूसरा वाला, तो y प्लस जेड बाई 2। तो क्या आप ये बता पाओगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 क्या होगा? बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 चाहिए ना, नहीं बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। मुझे ये चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3, ये कितना आएगा x? नहीं बता पाएंगे ना। अगर वो इंटरवल कॉमन आ गया तो नहीं बता पाएंगे कि दूसरा वाला क्या दोनों में काउंट हो रहा है, पहले दो टेस्ट का एवरेज पता है और अगले दो का पता है, फिर चारों का एवरेज बता देंगे हम, है ना, ऐसे ही कुछ मामला हो रहा है। तो खैर वो तो ऐसे ही बात था, इसके अंदर ये इंटरवल अलग अलग है, 0 से T1 है, फिर T1 के आगे वाला है, तो इंटरवल कॉमन नहीं है, डिफरेंट है, तो ऐसा रूल लगेगा। तो एवरेज के बारे में ये तीन बातें हम काफी, यही काफी, वैसे तो ये भी कहीं काम आ जाए तो कभी कर लेंगे, ये तो ऑब्वियस है, ये भी डिराइव हो जाएगा उसी से ही, इसको इधर लेके जाएंगे ना तो उससे आ जाएगा, इसकी वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू रखोगे, तो सब सॉल्व हो जाएगा ये। चलो खैर, मैं आरएमएस वैल्यू के बारे में बात करता हूँ, ये एवरेज की बात तो इतनी बतानी थी, भी सवाल करते हैं इस पे। आरएमएस वैल्यू,
आरएमएस वैल्यू का क्या होता है देखो, कोई भी फंक्शन है हमारे पास, उसका स्क्वायर करने का है, फंक्शन का स्क्वायर, फिर उसका मीन, फिर उसका रूट, ये होता है एफ आर एम एस। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एफ आर एम एस। कोई भी फंक्शन की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए तो फंक्शन का स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज निकालो, फिर उसका रूट ले लो। ये उसकी डेफिनेशन के हिसाब से लिख दिया है। अब इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, एफ आर एम एस, तो रूट लगाएंगे, स्क्वायर करके एवरेज लेंगे, स्क्वायर करके एवरेज निकालना तो ऐसे आ जाएगा। जैसे हम जानते हैं, उदाहरण के तौर पर साइन थीटा जो होता है, इसका एवरेज वैल्यू निकालते हो तो जीरो आता है, पर अगर अपन साइन का स्क्वायर करके एवरेज निकालेंगे तो ये आ जाता है 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। फिर इसका एवरेज, तो फिर एवरेज वाला रूल लग जाएगा, हाफ का एवरेज -cos 2 थीटा/2 का एवरेज, ये जीरो हो जाता है, कांस्टेंट का वैल्यू हाफ हो जाता है। तो साइन थीटा का एवरेज तो जीरो है, पर साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज हाफ है। सेम ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ, साइन थीटा, sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, इन सब का एवरेज वैल्यू जीरो होता है। साइन n थीटा का एवरेज वैल्यू जीरो है एक साइकिल का। तो आरएमएस वैल्यू में सिर्फ इतना सा फर्क पड़ गया, स्क्वायर करके एवरेज ले रहे हैं फिर रूट ले रहे हैं, तो इसलिए इसको आरएमएस वैल्यू कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इसमें एक तो यही हो गया पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि सम का आरएमएस, आरएमएस का सम नहीं होता। ठीक है, सम का आरएमएस, आरएमएस का सम नहीं होता। फिर क्या होता, देखो कि ये होता, जैसे मान लीजिए कि F = G+H। अब मैं देखो टाइम वाइम बगल में नहीं लिखूंगा, उसे अकेला अच्छा लगता है। फिर मेरे को इसका आरएमएस वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर करूंगा, तो इधर आ जाएगा G²H²2GH। फिर इसका एवरेज लूंगा, तो सम का एवरेज एवरेज का सम होता है। ऐसा आ गया, फिर इसका रूट लूंगा, तो F/RMS, ये अंडर रूट में आ गया। ठीक है, क्या आ गया ये। अच्छा, अगर इसको देखेंगे तो वो रूल तो सच्चा हो ही रहा है। आरएमएस तो यहाँ दिख ही नहीं रहा, आरएमएस को दिखाता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि F/RMS
का स्क्वायर, तो ये हो गया जी आर एम एस का स्क्वायर, एच आर एम एस का स्क्वायर प्लस 2 एवरेज ऑफ जी एच। ऐसा आ रहा है। अगर प्रोडक्ट का एवरेज जीरो आ गया है ना, प्रोडक्ट का एवरेज वैल्यू जीरो आ गया, तब तो ये कह सकते हैं कि आरएमएस के स्क्वायर का सम का स्क्वायर हो रहा है ना, सम का आरएमएस का स्क्वायर। कुल मिला के वो काम नहीं करता, सीधी बात ये है। ठीक है, एक तो ये कह सकते हैं कि ये वाला रूल लगेगा, हम तो कभी नहीं लगाएंगे, बस बता दिया, कभी जरूरत पड़ गया तो कर लो, इसमें क्या है। अब इसमें मैं तीसरा पॉइंट कह रहा हूं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि अगर एक इंटरवल का आरएमएस वैल्यू चाहिए, एफ आरएमएस, तो F1 RMS स्क्वायर T1 प्लस F2 RMS स्क्वायर T2 अपॉन T1 प्लस T2 का रूट। अगर मुझे T1 इंटरवल का RMS वैल्यू पता है और T2 इंटरवल का RMS वैल्यू पता है, तो T1 से T2 पूरे इंटरवल का RMS वैल्यू निकालना चाहता हूं, ऐसे निकाल लूंगा। ठीक है, अब जैसे इस पर बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये बातें आरएमएस वैल्यू, कुल मिला के हमने देख लिया कि एसी को टैकल करने के लिए सब चीज बदल रही है, इंस्ट्रूमेंट बदल रहे हैं, सोर्स बदल रहा है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन बदल रहा है, तो उसकी मैथमेटिक्स भी बदल रही है। तो इसलिए हमको वैसे डेवलप करना पड़ेगा माइंड को कि आरएमएस हिसाब लगाना पड़े तो कैसे निकालेंगे, है ना। अगले पेज पे जाता हूँ। बढ़ू ना आगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आपसे पूछते हैं पहला सवाल। करंट वर्सेस टाइम, कुछ ऐसा करंट है कि आधे टाइम तक तो आई नॉट रहता है और बाकी आधे टाइम तक माइनस आई नॉट रहता है। तो ये करंट आपके सामने है। तो आपसे ये पूछा है फाइंड एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। करंट की एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू क्या होगी, ये निकालो जरा। इतना सीधे सवाल पूछा है कि लगता है सब लोग सही कर देंगे।
आगे क्या? देखो इसका जवाब। इसका एवरेज करंट जो है जीरो। एवरेज करंट जीरो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा नियम लगा दिया? तो आई एवरेज, I1 एवरेज इंटू T1 प्लस I2 एवरेज इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। मैं इस नियम का उपयोग करना चाहता हूं। तो यहां पर तो पूरा ही कांस्टेंट करंट था T1 टाइम के लिए, T/2 टाइम है T1। तो इस दौरान तो एवरेज वैल्यू आई नॉट जो वैल्यू है वही रहेगी। तो I1 एवरेज की वैल्यू तो हो गई आई नॉट, और टाइम हो गया T/2 प्लस दूसरा वाला इंटरवल जो है उसकी एवरेज वैल्यू माइनस आई नॉट, और टाइम हो गया T/2, और टोटल टाइम T/2 प्लस T/2। तो इसका वैल्यू जीरो आ गया। तो इस प्रकार हमने उस फॉर्मूले का उपयोग किया है, वैसे भी जान रहे हो। एक और बात होती है, जो फॉर्मूला होता है हमारा कि आई एवरेज, तो इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। तो ये इसका एरिया अपॉन टाइम हो गया ना। ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला एरिया को, तो एरिया जीरो हो गया। इंटीग्रल आई डी टी एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऊपर वाला प्लस का एरिया हो गया, माइनस का एरिया हो गया, ओवरऑल जीरो हो गया। या फिर इसको कह सकते हैं कि आई डी टी क्यू हो गया। तो डेल्टा क्यू अपॉन टी, टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ, एरिया से चार्ज मिलेगा। तो जितना प्लस इस तरफ चार्ज हो उतना उल्टा हो गया, तो नेट चार्ज फ्लो इन वन डायरेक्शन इज जीरो, इसलिए जीरो। अब बात आती है आरएमएस करंट की। तो यही रूल फिर आरएमएस में लगाते हैं। आई आरएमएस बराबर अंडर रूट ऑफ I1 आरएमएस का स्क्वायर इंटू T1, I2 आरएमएस का स्क्वायर इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये फॉर्मूला लगाएंगे। कांस्टेंट वैल्यू है तो आरएमएस वैल्यू भी वही होगा। तो ये यहां पर आ गया अंडर रूट में आई नॉट स्क्वायर इंटू T/2 माइनस आई नॉट का स्क्वायर। माइनस क्यों होगा, आई नॉट ही होगा, स्क्वायर करने से प्लस हो जाता है, इंटू T/2 अपॉन टी। तो ये आ जाएगा आई नॉट। आरएमएस वैल्यू आई नॉट है, ये निकाला आप लोगों ने। कितना सीधा काम है ये, कोई भी कर देता है। फिर ये करके दिखाओ अगर कुछ भी कर देता। अगर ये ट्रायंगुलर वैल्यू है करंट की, चलो इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं, ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ये टाइम T/2 ले लो, और ये टी ले लो। ये वैल्यू है आई नॉट। फाइंड एवरेज एंड आरएमएस करंट ड्यूरिंग T = 0 टू T = T।
आ गया? देखो जरा सॉल्यूशन। एवरेज करंट एरिया अपॉन टाइम, हाफ बेस इनटू हाइट। आई नॉट बाई टू, एवरेज वैल्यू तो आ गया है ना। इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, तो इंटीग्रल आई डी टी एरिया होता है, एरिया निकाल लिया, डिवाइड कर दिया, तो एवरेज वैल्यू आ गया आई नॉट बाई टू। आप लोगों ने यही निकाला होगा। कितना सीधा है ये। आरएमएस वैल्यू और चाहिए। ये आरएमएस वैल्यू कैसे आता है भाई? फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये वाला जो इक्वेशन है करंट का, आई इज इक्वल टू आई नॉट टू आई नॉट बाई टी इंटू टी। टी का वैल्यू 0 से टी बाई टू। करंट को फंक्शन टाइम में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका एवरेज लेंगे, फिर हिसाब बनेगा। तो अपन, अच्छा देखो, जितना आरएमएस वैल्यू टी बाई टू का आएगा उतना ही अगले का आएगा। आधे का ही निकाल लेते हैं, क्यों दूसरे का मेहनत करें फंक्शन लिखने की। इसी से काम चला लेंगे हम। तो मैं इतने हिस्से का आरएमएस वैल्यू निकालने जा रहा हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि आई का स्क्वायर करके मीन लेके रूट लूंगा। तो आई का स्क्वायर टू आई नॉट बाई टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर इंटू डी टी। 0 से टी बाई टू, नीचे डिवाइड किया टी बाई टू, इसका रूट। ये मैं वैल्यू निकाल रहा हूं फॉर 0 टू टी बाई टू। फिर मैं वैसे जानता हूं कि आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वन आर एम एस का स्क्वायर इंटू टी वन प्लस आई टू आर एम एस का स्क्वायर इंटू टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू। ये फॉर्मूला है। तो दोनों टाइम आधा आधा है और ये दोनों बराबर है, तो इसकी वैल्यू आई वन आर एम एस के बराबर ही आ जाएगी, इज इक्वल टू आई वन आर एम एस। तो पूरे की आरएमएस वैल्यू इस आधे के आरएमएस के बराबर ही होगी, है ना। ये मैथमेटिकली पता लग गया, ये दोनों इक्वल हो गए ना, टाइम भी बराबर है, तो एक कट के ऐसा हो जाएगा। इसलिए ये निकाल रहा हूं मैं। ये जो निकाल रहा हूं ये आई वन आर एम एस एक तरह से। तो अब इसमें निकल कैसे रहा देखो जरा। यहां से टी बाई टू है, यहां से टू बाई टी है, टू बाई टी, टी बाई टू बाहर भेजा, हुआ क्या, आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ गया, ऊपर 8 हो गया क्या, टू का स्क्वायर और ये टू ऊपर आ गया, 8 अपॉन टी क्यूब इंटू आई नॉट स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर डी टी का हो गया टी क्यूब बाई थ्री, तो टी बाई टू का क्यूब अपॉन थ्री। ये हुआ ना, लिमिट लगा दिया, 8 से 8 कट गया, ये टी का क्यूब नीचे, क्यूब कैसे उतर गए, क्यूब तो ऊपर ऐसे लिखते हैं, आई नॉट अपॉन रूट थ्री। ठीक बात, अच्छा लगा देख, आई नॉट अपॉन रूट थ्री। ऐसा सीधा होता है तो उसका आई नॉट बाई रूट थ्री हो जाता है। ठीक है,
I0/√3 और वो था I0 बाय सिर्फ I0 है ना, I0/2। तो इसको जान गए हम, समय आज का बीत गया, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो अब आप लोग क्या करेंगे, एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला पार्ट था ना वो आपका शीट का, वो शीट में से निपटा देना, वो शीट रिवाइज हो जाएगी आपकी। हाँ, ट्रांसफॉर्मर एसी वाले चैप्टर में है, एसी की शीट में ट्रांसफॉर्मर के सवाल ढूंढ ढूंढ के कर लेना, सेक्शन बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मर, पढ़ के समझ जाना, तो वो कर लेना। एसी में ट्रांसफॉर्मर कर लेना, उसमें से वो कर लेना। हाई लेवल प्रॉब्लम का क्या करोगे, 5 ही करोगे, फिर पढ़ाई करोगे, ठीक है 5 कर लेना। 5 हाई लेवल प्रॉब्लम, ट्रांसफॉर्मर प्रॉब्लम और फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉब्लम, 3 कैटेगरी, ठीक है। एक डीपीपी, सही बोला, ये डीपीपी भूल जाते बार बार, एक डीपीपी भी करना, संडे वनडे है, सुबह उठते ही कर लेना नाश्ते के साथ, ठीक है।